नमस्कार साथियों, विजय क्लासेस जयपुर पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास और संस्कृति कक्षा 10th की बुक। उसमें जो अपन पढ़ रहे हैं मेवाड़ के राजवंश और राठौड़ जो मारवाड़ के जो राठौड़ वंश है उसका अध्ययन अच्छी तरह से कर लिया है। यह आने वाले सभी एग्जाम RS, SI, वीडियो, पटवार, LDC, CET, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट जैसे एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इसका प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़े और अपने क्लास पर बने रहे और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। चलते हैं बिना किसी देरी के पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ में अपन पढ़ेंगे आज चौहान वंश। चौहान वंश में कौन कौन से प्रतापी शासक थे उनका अध्ययन करने वाले हैं। चौहान वंश एवं इसके प्रतापी शासक कौन थे? अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय। संयोगिता जो कथा की ऐतिहासिकता क्या है, उनकी उत्पत्ति क्या है चौहान वंश की, उनका अध्ययन करने वाले हैं। रणथंभौर का चौहान वंश और इसके वंश के प्रतापी शासक कौन है? जालोर का चौहान वंश और इस वंश के प्रतापी शासकों का अध्ययन अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चौहान वंश में कौन कौन से शासक रहे हैं, मुख्य उनका और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उनका अध्ययन इस अध्याय में शुरुआत करते हैं। यह किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले सभी एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान से प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट होने वाली है। कथन और कारण के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। मेवाड़ राजवंश का अच्छे से अध्ययन कर लिया है। पिछले वीडियो ध्यान से देखे, प्रत्येक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीकानेर के जो राठौड़ राजवंश है उनका अध्ययन भी अपन ने किया है। शाकंभरी के चौहान वंश है, उनका इस वंश के प्रतापी शासक कौन रहे हैं? तो इस चौहान वंश की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति के बारे में क्या क्या विवाद है, कौन कौन से जो विद्वान हैं उनके द्वारा इनकी उत्पत्ति के बारे में कहा गया है। तो अग्निवंशीय वंशावली और ख्यातों में इन्हें कहा गया है। डॉक्टर गौरीशंकर जो हीराचंद ओझा हैं उसके अनुसार सूर्यवंशीय क्षत्रिय थे। जो चौहान वंश है शाकंभरी के, वो सूर्यवंशीय क्षत्रिय किसने माना है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। और अग्निवंशीय किसने माना है? तो बिजोलिया का जो शिलालेख है उसमें भी अग्निवंशीय माना है तथा इसके अलावा जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है उसमें भी अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति बताई गई है। और अचलेश्वर जो मंदिर का लेख है उनमें चंद्रवंशीय माना है। जो चौहान वंश है, चौहान वंश को अचलेश्वर का जो मंदिर का लेख है उनमें चंद्रवंशीय इन्हें माना है। कई विद्वान इन्हें आर्य मानकर विदेशी भी मानते हैं। और इन सभी मतों का विवेचन करते हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा जो इतिहासकार है वो चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं। तो ब्राह्मण वंश से कौन मानते हैं? चौहानों की उत्पत्ति डॉक्टर दशरथ शर्मा। इनके अलावा जो ब्राह्मण वंशी में कौन कौन से समर्थक हैं इसके? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अलावा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा भी, डॉक्टर जो गोपीनाथ शर्मा है उनको भी ब्राह्मण वंशी मानते हैं। इसके अलावा कौन मानते हैं? डॉक्टर DR भंडारकर भी इन्हें ब्राह्मण वंशी मानते हैं। अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो अग्निकुंड से जो उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था उसने पृथ्वीराज रासो और मोणोद नैणसी एवं सूर्यमल मिश्रण के द्वारा दिया गया। तो मोणोद नैणसी, सूर्यमल मिश्रण और पृथ्वीराज रासो के द्वारा अग्निकुंड से उत्पत्ति इनकी बताई गई है। सूर्यवंशी इन्हें कौन कौन से अभिलेखों में कहा गया है? तो सूर्यवंशी जो चौहान वंश है, सूर्यवंशी इन्हें किन किन अभिलेखों में कहा गया है? तो सूर्यवंशी पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है, जैनक के द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसमें कहा गया है। इसके अलावा हमीर रासो चौहान प्रशस्ति में, बिजोलिया जो शिलालेख है उसमें भी इन्हें चौहान वंश कहा गया है, चौहान के सूर्यवंशी कहा गया है। इंद्र के वंशज भी जो शाकंभरी के चौहान वंशों को इंद्र के वंशज भी बताए गए। इंद्र के वंशज किस अभिलेख में बताए गए हैं? तो रायपाल का जो सेवाड़ी अभिलेख है उसमें इंद्र के वंशज इन्हें बताए गए हैं। विदेशी मत जो चौहानों के बारे में विदेशी मत किसके द्वारा? विदेशी मतों में कौन कौन थे? शक, शीतियन कौन मानते हैं? तो शक और शीतियन माना गया है इन्हें कर्नल जेम्स टॉड और डॉक्टर VS स्मिथ के द्वारा। कर्नल जो जेम्स टॉड है राजस्थान के इतिहासकार हैं, जो डॉक्टर VS स्मिथ और विलियम क्रुक के द्वारा इन्हें शक और शीतियन माना गया है। और चंद्रवंशी जो मत है, जो चौहानों के बारे में चंद्रवंशी मत किसके द्वारा दिया गया? तो इस जो हाँसी अभिलेख में इसे चंद्रवंशी माना है। इसके अलावा जो अचलेश्वर मंदिर का अभिलेख है उसमें भी चंद्रवंशी मत से माना गया है। शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया जो शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। बिजोलिया शिलालेख बिजोलिया में स्थित है। के अनुसार सांबर झील का जो प्रवर्तक है, जो सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? तो वासुदेव चौहान जो आदि पुरुष है किनका? चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था, जिसका समय कब माना जाता है? 551 ईस्वी के लगभग माना गया है। प्रारंभ में चौहान गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चौहान शुरुआत में किसके सामंत हुआ करते थे? तो गुज्जर प्रतिहार
के सामंत हुआ करते थे। परंतु गुवक प्रथम, कौन सा शासक? गुवक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया। तो चौहानों को मुक्त करवाने वाला, चौहानों को स्वतंत्र करवाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो गुवक प्रथम। जो शाकंभरी के चौहान शासकों में गुवक प्रथम था, वो गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया। इसी का वंशज सामंत, जो सांबर का शासक था, कहाँ का? इसी का जो वंशज सामंत का सांबर का शासक बना और जो वत्सकोत ब्राह्मण में पैदा हुआ था। वाघपति राज कौन था? चौहानों का शासक था, जो चौहानों का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ, जिसने प्रतिहारों को, गुर्जर जो प्रतिहार थे उनको परास्त कर अपने शक्ति का परिचय दिया। विग्रहराज द्वितीय चौहानों का एक अन्य शक्तिशाली शासक था। 973 ईस्वी का हर्षनाथ लेख उसकी विजयों का उल्लेख भी करता है। तो विग्रहराज द्वितीय जो चौहानों का एक अन्य शक्तिशाली शासक हुआ करता था। कब? 973 ईस्वी में हर्षनाथ का जो लेख है उसमें उसकी विजयों का उल्लेख है। तो हर्षनाथ लेख में किन की विजयों का उल्लेख है? तो विग्रहराज द्वितीय जो चौहानों का शक्तिशाली शासक था। हर्षनाथ लेख कब का है? तो 973 ईस्वी का है। इसके अलावा उसने गुजरात के जो चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया। तो गुजरात के जो चालुक्य शासक मूलराज को परास्त करने वाला शासक कौन था? विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय के बाद शासक कौन बने? दुर्लभराज और गोविंद तृतीय शासक हुए। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वेरीगढ़ यानी शत्रु संहारक मिलती हैं। तो गोविंद तृतीय की उपाधि कौन सी है? वेरीगढ़ शत्रु संहारक। किस ग्रंथ में मिलती हैं? पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वेरीगढ़ यानी शत्रु संहारक मिलती है। शत्रु संहारक अर्थ होता है वेरीगढ़ का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि है, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसी प्रकार फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता जो मुस्लिम इतिहासकार था उसके अनुसार, फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। तो किसके अनुसार? फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने जो गजनी का जो शासक था उसको मारवाड़ में आगे बढ़ने से भी रोका था। ये बहुत ही हर लाइन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अजयराज जो 1105 से 1133 ईस्वी में शासक बनता है और इसने अजमेर की स्थापना भी की थी। अजयराज जो 1105 ईस्वी में शासक बनता है। कब बनता है? 1105 ईस्वी में। इस वंश का एक प्रतापी शासक था जो अजमेर में चौहानों वंश की स्थापना भी करता है। 1173 ईस्वी में इसने अजय मेरो, जिससे अजमेर नाम से प्रसिद्ध है वर्तमान में, अजय मेरो नगर बसाया। किसने? अजयराज ने। चांदी एवं तांबे के सिक्के भी इन्होंने चलाए। तो चांदी और तांबे के सिक्के इन्होंने चलाए? अजयराज ने। और ये क्या कहलाए? अजय प्रिय द्रम सिक्के कहलाए। कुछ मुद्राओं पर उसकी रानी जो सोमलवती थी उनका नाम भी अंकित मिलता है। तो किन जो मुद्राएं थी वो चांदी और तांबे की, उनमें रानी सोमलवती का नाम भी अंकित मिलता है। तो अजमेर के जो अजयराज ने 7 सिक्के चलवाए थे उनमें रानी सोमलवती का नाम भी अंकित मिलता है। अजयराज कौन था? तो अजयराज शैव मतावलंबी होने के साथ साथ एक धर्म सहिष्णु शासक भी था। उसने जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों को सम्मान की दृष्टि से देखा। उसने नए नगर में जैन धर्मावलंबियों को मंदिर बनाने की अनुमति भी दी और पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए स्वर्ण कलश भी प्रदान किया। तो पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान करने वाला अजमेर का शासक कौन था? तो अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजमेर यानी अजमेर नगर बसाया था। अजय मेरो नगर बसाया था। इसके बाद शासक बनते अर्णोराज कब से कब तक? 1133 से 1155 ईस्वी तक। अर्णोराज ने तुर्कों एवं मालवा के शासकों को परास्त किया, मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से परास्त हुआ। तो अर्णोराज ने तुर्कों एवं जो मालवा के जो शासक थे उनको हरा दिया था, परास्त कर दिया था। मगर जो गुजरात में उसमें शासक थे कुमारपाल चालुक्य, और कुमारपाल चालुक्य से कौन हार जाते हैं? अर्णोराज हार जाते हैं। और इसने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया है। और पुष्कर में जो वराह मंदिर है वर्तमान में, उसका निर्माण भी अर्णोराज के द्वारा करवाया है। ये अर्णोराज कौन सा मतावलंबी था? शैव मतावलंबी, किंतु उसमें अन्य धर्मावलंबियों के प्रति सहिष्णुता की भी भावना थी। उसने अजमेर में खत्तरगज के अनुयायियों के लिए भूमि अनुदान दिया। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अजमेर में जो खत्तरगज के अनुयायियों के लिए भूमि दान करने वाला कौन सा शासक था? तो अर्णोराज था। देवबोध और धर्मघोष उसके समय के प्रकांड विद्वान थे। तो देवबोध और धर्मघोष क्वेश्चन पूछा जाता है। देवबोध और धर्मघोष जो विद्वान थे उनके किसके समय के थे? अर्णोराज के समय के थे, जिनको उसने सम्मानित भी किया था। वैसे तो चालुक्य के हाथों पराजय, जो कुमारपाल चालुक्य थे उनसे पराजय का सामना करना पड़ा था अर्णोराज को, लेकिन उसने क्या किया था? उसे कुछ मानहानि भी उठानी पड़ी थी। फिर भी गजनवियों को परास्त कर मालवा और हरियाणा अभियानों का नेतृत्व कर उसने अपने वंश के प्रभुत्व को नहीं घटने दिया। तो जो गजनवियों का आक्रमण हुआ अजमेर पे, उनको परास्त कर दिया था। और मालवा और हरियाणा का जो अभियान था उनके नेतृत्व कर उसने अपने वंश के प्रभुत्व को नहीं घटने दिया। इसके बाद शासक बनते विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163 ईस्वी। ये बहुत ही
अजमेर के जो शासक थे, चौहानों के जो शासक थे, बहुत ही स्वर्ण काल माना जाता है इनका समय। तो विग्रहराज ने दिल्ली के जो तोमर वंश था उनको पराजित किया और दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम शासक थे। ये दिल्ली पर अधिकार करने वाले भी पहला चौहान शासक हैं। इसने गजनी के खुसरो शाह को भी परास्त किया। तो गजनी के खुसरो शाह को परास्त करने वाले चौहान शासक कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ किसको परास्त किया था? खुसरो शाह को परास्त किया था। जयानक भट्ट ने इसे कवि बांधव, तो कवि बांधव की उपाधि किसने दी थी विग्रहराज चतुर्थ को? जयानक भट्ट ने। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित जो विग्रहराज नाटक की रचना भी की। तो ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की? सोमदेव ने। और हरिकेली विग्रहराज चतुर्थ ने इसकी रचना की। इसमें अजमेर के एक और जो विग्रहराज चतुर्थ है उन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का भी निर्माण करवाया, पर उस पर हरिकेली जो नाटक है उसकी पंक्तियाँ भी खुदवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने आगे जो सल्तनत काल का जो गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़वा दिया और वहाँ पर 28 दिन का झोपड़ा बनवाया गया। और विग्रहराज चतुर्थ ने बिशलपुर बांध बनाकर वहाँ बिशलपुर झील का भी बनवाई, बिशलपुर झील बनवाई और बिशलपुर बांध भी निर्माण करवाया। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ के मूल्यांकन में डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं, डॉक्टर जो इतिहासकार हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, उनके द्वारा विग्रहराज चतुर्थ के बारे में क्या कहा जाता है? वो कहते हैं कि उसकी महत्ता ही निर्विवाद है, क्योंकि एक सेना अध्यक्ष के साथ साथ वह एक विजेता भी था, साहित्य का संरक्षक भी था, क्योंकि उसने हरकेली नाटक जैसा साहित्य भी लिखा था, और अच्छा कवि, सूझबूझ वाला निर्माता भी था। पृथ्वीराज विजय का एक लेखक लिखता है कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई। कवि बांधव की उपाधि किस ग्रंथ में दी गई? जयानक भट्ट के द्वारा इसको उपाधि दी गई थी, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की किसी में भी क्षमता नहीं रही थी। सोमदेव तो विग्रहराज को वीरों में ही नहीं वर्ण विद्वानों में भी अग्रणी मानता था। यह केवल उसकी मिथ्या प्रशंसा नहीं है, हरकेली नाटक से उसकी योग्यता आंकी जा सकती है। किलहोर्न ने क्या कहा है विग्रहराज चतुर्थ के बारे में? किलहोर्न जो शासक था, किलहोर्न जो विद्वान था, उन्होंने क्या कहा है? तो किलहोर्न ने उसकी विद्वता की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। तो कालिदास और भवभूति की जो इतिहासकार हैं या काव्य पाठ विद्वान है, उन्होंने कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। कौन शासक था? और विग्रहराज चतुर्थ था। विग्रहराज का समय स्वादलक्ष का जो शाकंभरी का जो चौहान वंश का जो स्वर्ण काल भी कहलाता है। तो विग्रहराज का समय स्वादलक्ष का स्वर्ण काल भी कहलाता है। इसके बाद शासक बनते पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी। इसके बीच में सोमेश्वर शासक बनते हैं थोड़े दिनों के लिए। शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की आयु में शासक बनते हैं। तो पृथ्वीराज तृतीय कब हुए थे? 1111 वर्ष की उम्र में शासक बनते हैं। इनके समय में बहुत से युद्ध लड़े गए इनके द्वारा, लेकिन एक युद्ध में ये हारे गए। 17 युद्ध लड़े थे, 16 युद्ध में जीत गए थे। उत्तरायण के युद्ध भी इनके समय में हुआ थे। 1182 ईस्वी में इसने सतलज प्रदेश के भंडारकों को परास्त किया। इसी वर्ष इसे महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव को भी पराजित किया। तो सतलज प्रदेश के जो भंडारण को परास्त करने वाला शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। कब किया? 1182 ईस्वी में। और इसी वर्ष 1182 में जो महोबा का जो चंदेल शासक था कौन? परमर्दी देव को पराजित भी किया था। और 1182 ईस्वी में महोबा का युद्ध भी लड़ा गया और इसमें आला और उदल मारे गए थे। आला उदल जो सेनापति थे परमर्दी देव चंदेल के, वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। पृथ्वीराज ने कन्नौज के गढ़वाल शासक जो जयचंद है उनको भी परास्त किया था। जो कन्नौज के जो गढ़वाल शासक कौन थे? जयचंद को पराजित करने वाले भी पृथ्वीराज तृतीय हैं। एवं स्वयंवर के समय उसकी बेटी जो संयोगिता थी, किसकी? गढ़वाल शासक जयचंद की जो बेटी संयोगिता थी उसका अपहरण कर उसके विवाह भी कर लिया। त्रायण का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तो घोरी को उसने पराजित किया, मगर 1192 ईस्वी में त्रायण के द्वितीय युद्ध में वह मोहम्मद घोरी से हार गया। जो प्रथम युद्ध हुआ था त्रायण का उसमें 1191 ईस्वी में हुआ था, उसमें कौन जीता? तो पृथ्वीराज तृतीय जीत जाता है और घोरी हार जाता है, मोहम्मद घोरी हार जाता है। और लेकिन जब 1192 ईस्वी में वापस त्रायण का द्वितीय युद्ध हुआ तो उसमें मोहम्मद घोरी उसमें जीत जाता है और पृथ्वीराज तृतीय उस युद्ध में हार जाता है, जिससे चौहान राज्य का पतन हो जाता है और भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ जाती है। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में वीर, विद्यानुरागी एवं गुणीजनों का सम्मान करने वाला शासक था। पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है उसका रचयिता कौन है? जयानक। पृथ्वीराज रासों का लेखक चंद्रबरदाय उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। जो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? जयानक। और पृथ्वीराज रासों का लेखक कौन है? चंद्रबरदाय उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। स्वयंगीता स्वयंवर कथा कन्नौज के शासक जयचंद ने राजसूय यज्ञ किया था। कौन सा यज्ञ? राजसूय यज्ञ। था अपनी पुत्री स्वयंगीता के विवाह के लिए स्वयं का
स्वयंवर का आयोजन भी किया, जिसमें पृथ्वीराज को छोड़कर कई राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया था। इतनी ही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने स्वयंवर स्थल के बाहर द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी थी, जिसे स्वयं गीता में पृथ्वीराज एक दूसरे को मन से चाहते थे। पहले ही क्या था, स्वयं गीता पृथ्वीराज को चाहती थी, तो एक दूसरे को मन से चाहते थे। अतः स्वयं गीता वरमाला लेकर एक एक राजा महाराजा को देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। पृथ्वीराज को न पाकर वह मनी मन दुखी हुई, किंतु जब वह दरवाजे तक पहुंची तो उसे द्वारपाल के रूप में अपने प्रेमी की मूर्ति नजर आई। तो पृथ्वीराज तृतीय की मूर्ति किस रूप में? द्वारपाल के रूप में लगाई गई थी। किसके द्वारा? गढ़वाल के जो शासक जयचंद थे उनके द्वारा। उसने माला उसी मूर्ति के गले में डाल दी और उस समय तक पृथ्वीराज भी वहां पहुंच चुका था। उसने स्वयं गीता को वहां से अपने साथ लेकर अजमेर की ओर प्रस्थान किया और चौहान सैनिकों ने गढ़वालों को उसका पीछा करने से रोका। अजमेर पहुंचकर पृथ्वीराज ने स्वयं गीता से विवाह कर लिया और इस घटना से जयचंद व पृथ्वीराज के बीच शत्रुता और बढ़ गई। तो जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में शत्रुता का मुख्य कारण कौन सा था? स्वयं गीता से विवाह करना। स्वयं गीता कथा की क्या ऐतिहासिकता है क्या? तो इस कथा की सत्यता एवं ऐतिहासिकता के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं रहते हैं, लेकिन डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे कपोल कल्पना मानते हुए कहा है कि प्रबंध कोश जो हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध एवं प्रबंध जो चिंतामणि ग्रंथ हैं, जैसे समकालीन ग्रंथों में इस घटना का कोई जिक्र ही नहीं है। प्रबंध कोश, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध एवं प्रबंध चिंतामणि जैसे जो समकालीन जो ग्रंथ हैं और इन घटनाओं में इन जो घटनाएं उसका कोई जिक्र नहीं है। जबकि डॉक्टर रोमिला थापर, डॉक्टर R.S. त्रिपाठी भी इसे सही नहीं मानते। डॉक्टर रोमिला थापर, डॉक्टर R.S. त्रिपाठी और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा इस सत्यता को सही नहीं मानते, यह सिर्फ कल्पना मानते हैं। जबकि समकालीन जो पारसी तारीख हैं इस घटना का वर्णन नहीं मिलता, किंतु अबुल फजल ने इसका वर्णन अवश्य किया है। तो अबुल फजल इसका समर्थन करते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी बताया है कि हमीर महाकाव्य था रंभा जो मंजरी है। कौन सा? हमीर महाकाव्य और रंभा मंजरी में ढेर सारी गलतियां हैं, था इनमें वर्णन न मिलने से सारी घटनाओं को काल्पनिक मान लिया जाए, यह उचित नहीं है। उन्होंने घटना की सत्यता को स्वीकार करते हुए बताया कि प्रेम जीवन का एक अंग है और वह सत्य एवं वास्तविक है, अतः यह घटना घटी हो तो कोई आश्चर्य नहीं। C.V. वैद्य और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो हैं इसे स्वीकार किया है। तो कौन कौन स्वीकार करते हैं? C.V. वैद्य, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, अबुल फजल, डॉक्टर दशरथ शर्मा इसे स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार स्वयं गीता अपहरण की घटना में कोई संदेह नहीं रह जाता है। सदियों से चली आ रही इस कथा में सब समय के साथ उतार चढ़ाव अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों का आना स्वाभाविक है, किंतु इससे उस घटना की सत्यता पर शंका करना उचित प्रतीत भी नहीं होता। अब बढ़ते हैं रणथंभौर के चौहान वंश एवं इस वंश के जो प्रतापी शासक कौन रहे थे, इनका अध्ययन करते हैं। रणथंभौर के चौहान वंश का जो संस्थापक था कौन था? गोविंदराज। कब स्थापना की थी रणथंभौर चौहान वंश की? 1194 ईस्वी में। और गोविंदराज कौन था? पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। उसके उत्तराधिकारी कौन थे? क्रमशः वालण के बाद प्रहलादन शासक बना और वीर नारायण बना। वालण, प्रहलादन, वीर नारायण किस वंश के शासक थे? चौहान वंश के। कहाँ के थे? रणथंभौर चौहान वंश के। वीर नारायण का संघर्ष इल्तुतमिश से हुआ, तो इल्तुतमिश से लड़ने वाला शासक कौन था? रणथंभौर चौहान का, तो वीर नारायण, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। तो इल्तुतमिश से लड़ते हुए वीर नारायण की मृत्यु हो जाती है। उसके उत्तराधिकारी वाघभट्ट ने भी दिल्ली से भेजे गए तुरक अधिकारी से अपने पैतृक राज्य को बचाया। तो पैतृक राज्य को बचाने वाला कौन सा शासक था? वाघभट्ट। वाघभट्ट वीर नारायण का उत्तराधिकारी था। वाघभट्ट के बाद उसके पुत्र जयत्र सिंह ने नासिरुद्दीन किसके समय? जयत्र सिंह के समय भेजी गई सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया, परंतु उसे कर देने के लिए विवश भी होना पड़ा। तो नासिरुद्दीन की सेना को किसने रोका? जयत्र सिंह ने। इसके बाद प्रतापी शासक जो रणथंभौर चौहान जो वंश का सबसे प्रतापी शासक हमीर शासक बनता है 1282 से 1301 ईस्वी में, और इसमें अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किए जाते हैं। जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के समय जो आक्रमण हुआ 1301 ईस्वी में, उसमें जौहर और केसरिया करना पड़ा। इसलिए प्रथम शाखा जो राजस्थान का जो प्रथम शाखा हुआ रणथंभौर के किले पर हुआ। तो 1282 ईस्वी में रणवीर ने अपने राज्यारोहण के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई। उसमें आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों को इसमें अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य भी कर दिया। मेवाड़ के शासक जो समर सिंह को परास्त किया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौहान जो रणथंभौर के चौहान वंश है उसने मेवाड़ के किस शासक को परास्त किया था? जो समर सिंह को परास्त करने वाले शासक थे, समर सिंह को परास्त किया था। 1291 और 92 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 1291 और 92 में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया, मगर उसे सफलता नहीं मिली थी। हमीर द्वारा मंगोल जो विद्रोही थे मोहम्मद शाह और केहबरू, तो केहबरू और मोहम्मद शाह को शरण दी थी। किसने? हमीर, जो राणा हमीर थे चौहान वंश के शासक हमीर, मोहम्मद शाह और केहबरू शरण देने से दिल्ली का जो सुल्तान उसमें कौन बन गया था? अलाउद्दीन खिलजी हमीर से नाराज हो गया
हमीर ने जब विद्रोहियों को लौटाने से इनकार कर दिया तब 1299 ईस्वी में उसने खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, मगर तुर्क सेना को उसने पराजित कर दिया। तो 1299 ईस्वी में जब युद्ध हुआ तो उसने शुरू में तो तुर्क सेना को पराजित कर दिया, लेकिन 1351 ईस्वी में अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर रणथंभौर आया, मगर जब युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली तो उसने छल कपट का सहारा लिया। छल कपट का सहारा लिया तो किसको अपने साइड किया? अलाउद्दीन ने हमीर की जो सेना नायक कौन थे? रणमल और रतिपाल। जो सेना नायक थे रणमल और रतिपाल किसके? हमीर के, उनको अपने साइड लिया और किला देने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। इनके विश्वासघात के कारण किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया। हमीर लड़ता हुआ मारा गया और किले में जो हमीर की जो पत्नी थी रंग देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर भी कर लिया। हमीर वीर, उदार एवं शरणागत की रक्षा करने वाला शासक बना। हमीर वीर उदार एवं शरणागत कौन थे? मोहम्मद शाह और केअबरू की रक्षा करने वाला शासक बना। नैनचंद्र सूरी के हमीर का महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? नैनचंद्र सूरी। जोधराज का हमीर आसो किसके द्वारा? जोधराज के द्वारा। चंद्रशेखर हमीर हट ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? चंद्रशेखर के द्वारा। नामक ग्रंथों से हमीर के शौर्य की जानकारी मिलती है। आज भी जनमानस में हमीर के लिए दोहा प्रसिद्ध है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, सिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। जालोर के जो चौहान वंश है उसमें कानड़देव चौहान प्रमुख प्रतापी शासक रहा है। शुरुआत करते हैं। जालोर मध्यकालीन इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। दिल्ली से गुजरात व मालवा जाने वाले मार्ग पर स्थित जालोर पर अधिकार स्थापित करना दिल्ली के प्रत्येक शासक के लिए एक आवश्यक कार्य था। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत रही है। 1206 से 1526 ईस्वी के इसमें जालोर पर चौहानों का अधिकार रहा। जालोर के इस चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। तो जालोर चौहान वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन था? कीर्तिपाल चौहान था, जिसने 1181 ईस्वी में इस राजवंश की नींव डाली थी। 1181 ईस्वी में, जबकि 1194 ईस्वी में रणथंभौर चौहान वंश की स्थापना की गई। 1181 ईस्वी में जालोर चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा? कीर्तिपाल के द्वारा। और दिल्ली जो सल्तनत रही 1206 से 1526 तक, वहाँ पर जालोर पर चौहानों का ही अधिकार रहा। कानड़देव इस वंश का प्रतापी शासक था। कानड़देव 1305 से 1311 तक शासक रहता है और इसमें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया जाता है और साका होता है। केसरिया और जौहर की घटना इसमें होती है। कानड़देव चौहान जो जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने के गुजरात आक्रमण के समय, जब गुजरात आक्रमण हुआ उसमें रास्ता देने को लेकर कानड़देव एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य विवाद हो जाता है। 1305 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेना नायक कौन भेजा? एन उल मुल्क मुल्तानी को सेना सहित जालोर भेजा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस सेना नायक को? एन उल मुल्क मुल्तानी को 1305 ईस्वी में भेजा। वह कानड़देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले आया। दिल्ली दरबार का माहौल कानड़देव के स्वाभिमान के विरुद्ध था। कानड़देव दिल्ली दरबार से चला आया, जिसके बाद कानड़देव व अलाउद्दीन के बीच संघर्ष हुआ। जो नैणसी ने युद्ध का कारण कानड़देव के पुत्र विरमदेव द्वारा सुल्तान की पुत्री जो फिरोजा थी से विवाह करने से इनकार करना बताया। जो मनोहर नैणसी है उसने इस युद्ध का कारण क्या बताया? जो कानड़देव के जो पुत्र थे विरमदेव की जो सुल्तान की जो पुत्री थी फिरोजा, उनसे विवाह करने से इन्होंने मना कर दिया था। और 1308 ईस्वी में सुल्तान ने जालोर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कर लिया। 1308 ईस्वी में जो अलाउद्दीन खिलजी हैं एक ने जालोर के जो शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कर लिया। उसमें सातलदेव शासक थे, सातलदेव को पराजित कर दिया और उसमें भी सिवाना पर भी एक साका हुआ था और उसका नाम खेराबाद रखा था। खेराबाद सिवाना दुर्ग का नाम क्या कर दिया? खेराबाद रखा था। कमालुद्दीन गुर्ग को वहाँ का प्रतिनिधि भी नियुक्त कर दिया। कमालुद्दीन गुर्ग और खेराबाद नाम रख दिया था। कमालुद्दीन गुर्ग कहाँ का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? सिवाना दुर्ग का। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर घेरा डाला, लेकिन सुल्तान को सफलता नहीं मिल सकी। अंत में कानड़देव ने एक दहिया जो सरकार बीका के दहिया सरदार कौन था? दहिया सरदार बीका का जो विश्वासघात के कारण दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो जाता है। कौन से? जालोर दुर्ग पर, जिस पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। कानड़देव लड़ता हुआ मारा जाता है और किले की महिलाओं द्वारा जौहर किया जाता है। अलाउद्दीन ने जालोर जीतकर उसका नाम जलालाबाद कर दिया। तो जलालाबाद किस किले का नाम कर दिया था? जालोर दुर्ग का नाम कर दिया था। किसके? इसमें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीते जाने पर। इसके साथ में चौहान वंशों की समाप्ति होती है। चौहान वंश में मुख्य जो बातें थी, जालोर के चौहान, रणथंभौर के चौहान और शाकंभरी के चौहान, इसके अलावा अजमेर के चौहानों का अध्ययन अपन ने मोटे मोटे तौर से कर लिया है। 10वीं की किताब में इतना ही है। इसके अलावा
इसके अलावा आगे हम आमेर के कछवाहा वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू अभी के लिए, धन्यवाद। क्लास देखें। ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले सभी एग्जाम में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें।